लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। जब भारत के पहलगाम में 26 लोगों की जान ली गई तो भारत ने उसका बदला चुकाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। और जिस तरह से भारतीय सेना के तीनों अंग पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उससे यह तो साफ है कि अब यह तय होकर रहेगा कि अब पाकिस्तान का भविष्य कैसा होगा। क्या वो उसी तरह से चलता रहेगा जहां फौज ही तय करेगी कि देश कैसे चलेगा, या फिर कुछ और बदलेगा। पाकिस्तान के भविष्य के साथ ही साथ वहां के 2 या 3 परिवारों का भी फ्यूचर अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर से ही तय होगा। वहां के पीएम शहबाज शरीफ का शरीफ परिवार, पूर्व पीएम इमरान खान का परिवार और इन सब से बढ़कर बिलावल भुट्टो का परिवार। आज बात करते हैं बिलावल और भुट्टो परिवार की। क्यों? तो सबसे पहले तो इसलिए कि पाकिस्तान के भुट्टो परिवार का इतिहास पाकिस्तान से भी पुराना है। दूसरा इसलिए क्योंकि इस परिवार ने 2 पीएम दिए हैं और दोनों ही अंत में बुरी मौत मारे गए हैं। और तीसरा इसलिए क्योंकि बिलावल भुट्टो सत्ता का हिस्सा होते हुए भी सत्ता में नहीं है। वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के पीएम की गद्दी चाहते हैं। जी हाँ, आज बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के कंधे पर चढ़कर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अपनी जगह मजबूत करना चाह रहे हैं। उन्हें शायद पीएम की कुर्सी दिख रही है क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार फिलहाल आर्थिक तंगी और आंतरिक हमलों से जूझ रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्मी का साथ पाकर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की गद्दी पर अपना हक जताना चाहते हैं। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि पूरा भुट्टो परिवार इसी कोशिश में बर्बाद हुआ है। ये वही भुट्टो परिवार है जिसने पाकिस्तानी आर्मी को साथ लिया, भारत को अपना दुश्मन बताता ही रहा और आखिर में दर्दनाक अंत का शिकार बन गया। यकीन नहीं हो रहा तो आपको बता देता हूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने एक वक्त पर पाकिस्तान के सबसे बड़े तानाशाह को बंदर कह दिया था और दूसरे सबसे बड़े तानाशाह अयूब खान को जेल में डलवा दिया था, वो इन्हीं बिलावल भुट्टो के नाना जी थे और बेनजीर भुट्टो इनकी मां थी। लेकिन भुट्टो परिवार की कहानी बस इतनी सी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा दर्दनाक अंत भुट्टो परिवार के लोगों का हुआ है और इसकी वजह उनकी आर्मी से बढ़ती नजदीकी रही है। ये भुट्टो परिवार शायद आज भी पाकिस्तान में रूल कर रहा होता, लेकिन अपनी गलतियों के चलते भुट्टो परिवार आज खात्मे की ओर है और वही गलतियां आज बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं। आज आपको पता चलेगी इस परिवार की कहानी जो भारत के साथ जंग लड़ने की वजह से खत्म हो गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जोमेटो और स्विगी से शॉपिंग करते हैं और कैशबैक चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा भरपूर कैशबैक। बिलावल भुट्टो जिस सीढ़ी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की राजनीति में सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं, वही काम कभी उनके परिवार ने भी किया था, खास तौर पर उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने। भुट्टो 2 बार पाकिस्तान के पीएम रहे थे और इस दौरान उनकी राजनीति के 2 सबसे बड़े हथियार थे, सेना का साथ, भारत का विरोध। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनकी मां कभी एक हिंदू हुआ करती थी, वो खुद कैसे इस भारत विरोध में पड़े, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा क्योंकि एक दौर था जब खुद भुट्टो परिवार मुसलमान भी नहीं था। जी हाँ, भुट्टो परिवार के जड़ों में जाएंगे तो पता चलेगा कि सल्तनत काल के आसपास ये फैमिली असल में राजपूत हुआ करती थी। भुट्टो शब्द भी राजपूत जड़ों से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये खुद को पहले भट्टी कहा करते थे। जेम्स पी स्टर्बा के हिसाब से भुट्टो परिवार की उत्पत्ति भारत के राजस्थान के राजपूत योद्धाओं से हुई है। परिवार ने सदियों पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपने मवेशियों के साथ दक्षिण पश्चिम में लड़काना के पास के एरिया में चले गए थे, जो आज पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। इतिहासकार स्टैनली वॉलपॉट एक और डिस्क्रिप्शन देते हैं और उसके हिसाब से भुट्टो मूल रूप से 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पड़ोसी क्षेत्र गुजरात से सिंध में चले गए थे। सेहू भुट्टो परिवार का पहला सदस्य था जिसने मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस्लाम धर्म अपनाया था। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसने खान की उपाधि धारण की और सेहो खान बन गया। सिंध में सेहो खान के नेतृत्व में भुट्टो सबसे पहले लड़काना से कुछ मील दूर उत्तर में रोतोडेरो में बस गए। बाद में भुट्टो के एक पूर्वज मीठो खान भुट्टो लड़काना में बस गए। इन्हीं मीठो खान भुट्टो के एक वंशज थे शाहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि भुट्टो परिवार में भारत को एक दुश्मन की आइडेंटिटी देने का काम शहनवाज भुट्टो ने ही किया था। वो सिंध के लड़काना के बहुत बड़े जमींदार थे। कहा जाता है कि उनके पास करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन थी।
सिंध उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, इसलिए शहनवाज भुट्टो का रिश्ता मौजूदा भारत से भी खूब रहा है। शहनवाज भुट्टो ने एक हिंदू राजपूत महिला लाखी बाई से शादी की थी, जिन्होंने बाद में इस्लाम अपना लिया और उन्हें खुर्शीद बेगम कहा जाने लगा। शहनवाज और खुर्शीद बेगम के 4 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं में से एक बेटे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके हाथों में पाकिस्तान की किस्मत लिखी हुई थी। जब देश आज़ाद हो रहा था तब शहनवाज भुट्टो जूनागढ़ रियासत के पीएम या दीवान थे। जब बंटवारे के चलते पाकिस्तान बना तो शहनवाज भुट्टो ने पूरी कोशिश की कि जूनागढ़ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिल जाए। ये रियासत काफ़ी अमीर भी थी और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बढ़त भी दे सकती थी। इसीलिए शहनवाज ने जूनागढ़ रियासत के आखिरी नवाब मोहम्मद महावत खान तृतीय को पाकिस्तान में जाने के लिए मना लिया। अब जूनागढ़ के नवाब भले ही मुस्लिम थे, लेकिन उनकी प्रजा हिंदू बहुल थी। प्रजा ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और रातों रात नवाब महावत खान और शहनवाज भुट्टो दोनों को पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान में शहनवाज खान का स्वागत एक ऐसे हीरो की तरह हुआ जिन्होंने जूनागढ़ जैसी रियासत को भारत में मिलाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान में वैसे भी भारत विरोधी सेंटीमेंट उस समय था ही, इसीलिए शहनवाज की इमेज खूब चमकी। सिंध में वो बड़े नेता बने और भारत विरोध की इस इमेज का फायदा मिला उनके बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो को। पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाली 1965 की जंग से पहले ही जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का विदेश मंत्री बना दिया गया था। जब विदेश मंत्री बनाया गया तो भुट्टो की राजनीति नेक्स्ट लेवल पर चली गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर मुद्दे को लेकर तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह से बातचीत की थी, लेकिन ये बातचीत आगे नहीं बढ़ी और फिर पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। हालांकि इस पर कोई बात नहीं बनी और अगली जो खबर बनी वो ये थी कि साल 1965 में कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। इस ऑपरेशन के पीछे बड़ी सोच थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया और इस जंग में पाकिस्तान की करारी हार हुई। लाहौर पर कब्जा तक हो गया था इंडिया का। हालांकि जुल्फिकार तब पीएम नहीं थे और तब 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ। तब जुल्फिकार अली भुट्टो ने विदेश मंत्री रहते हुए इस समझौते का पुरजोर विरोध किया था। वैसे दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि भुट्टो लोकतंत्र के समर्थक थे क्योंकि वो पाकिस्तान के इलेक्टेड पीएम थे, लेकिन सच्चाई यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोकतंत्र का जमकर गला घोटा और यह काम उन्होंने आर्मी के सपोर्ट से किया। जब 1958 में पाकिस्तानी सेना के जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा किया तो भुट्टो ने इसका सपोर्ट किया। अयूब ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया और बुनियादी लोकतंत्र की प्रणाली लागू की। मतलब उन्होंने पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 80,000 लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन भुट्टो इस नए सिस्टम को लागू कराने वाले मंत्री थे और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को जेल में डालने जैसे फैसलों का भी सपोर्ट किया। इससे वहां पर दंगे भड़के और आगे चलकर बांग्लादेश बनने की नींव पड़ी। 1965 में जब भुट्टो ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को लागू कराया था तो उनका मानना था कि भारत इस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देगा। इस पूरी प्लानिंग में अयूब खान ने उनका सपोर्ट किया था और उनका मानना था कि हिंदुओं का मनोबल 2-4 झटकों से टूट जाएगा। पर जब इस युद्ध में भारत ने करारा जवाब दिया तो भुट्टो ने अमेरिका को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने ताशकंद समझौते का विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 21 जून 1967 को लाहौर पहुंचने पर भुट्टो ने जोरदार भाषण दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की बायोग्राफी मेरा लहू लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक फर्रुख सुहेल गोइंदी कहते हैं कि उन्होंने 1967 की रैली में कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। 60 के दशक में पाकिस्तान में भारत विरोधी राजनीतिक लहर थी और भुट्टो ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इस लहर का पूरा फायदा उठाया। लेकिन भुट्टो की इस नीति को अयूब खान ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने भुट्टो को मंत्री पद से हटाया और जेल भेज दिया। लेकिन इससे जुल्फिकार की इमेज और ज्यादा अच्छी हो गई। 1969 में एक और तख्ता पलट हुआ जिसमें फील्ड मार्शल अयूब खान को हटाकर उनकी जगह जनरल याहिया खान को नियुक्त किया गया। नए सैन्य शासक ने स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया। फिर जब जुल्फिकार जेल से बाहर आए तो उन्होंने पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनाई और 1970 में इस्लाम और समाजवाद को मिलाकर एक नई पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की जीत हुई, यानी कि अब पीएम पूर्वी पाकिस्तान के किसी लीडर को बनना था जो जुल्फिकार अली को मंजूर नहीं था। इसीलिए याहिया खान पर दबाव डालकर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती दिलाई। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कराकर उन्होंने एक और चुनाव को ध्वस्त करने की कोशिश की।
इसी कोशिश में 1971 की जंग हुई। ये जंग भी पाकिस्तान हार गया और इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ा गया? याह्या खान के ऊपर। भुट्टो ने सेना की कार्रवाइयों का समर्थन तो किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए काम करते हुए उन्होंने याह्या खान की लीडरशिप से खुद को दूर कर लिया। इसी बीच उन्होंने याह्या खान को खूब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मतलब जिस आर्मी जनरल ने उन्हें जेल से निकालने की कोशिश की, भुट्टो ने उसे ही सूली पर चढ़ा दिया। अब क्योंकि पाकिस्तानी जनता की आंखों पर जुल्फिकार के जादुई भाषणों की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो उन्हें लगा कि जुल्फिकार ही भारत से बदला ले सकते हैं। यही वजह है कि 20 दिसंबर के दिन याह्या खान ने जेल में रहते हुए इस्तीफा दे दिया और सत्ता मिल गई जुल्फिकार अली भुट्टो को। इसके बाद भुट्टो ने खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया। उन्होंने सेना, नेवी और एयरफोर्स के 44 ऑफिसर्स को यह कहते हुए सस्पेंड कर दिया कि वो मोटे हो चले हैं और उनकी तोंद निकल आई है। पूर्वी पाकिस्तान में उनकी हार ने पाकिस्तानी आर्मी को बैकफुट पर ला दिया था और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस बात का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। थोड़े ही दिनों बाद अपने खास जनरल गुल हसन को भी उन्होंने हटा दिया और अपने दूसरे खास जनरल टिक्का खान को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इन्हीं टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बांग्लादेशियों को मार दिया था। बाद में जियाउल हक ने उनका भरोसा जीत लिया और उसके बाद वो बन गए आर्मी चीफ। स्टैनली वोलपर्ट लिखते हैं कि जिया ने कभी इस तरह का आभास नहीं दिया कि वो कोई सैनिक विद्रोह कर सकते हैं। भुट्टो ने कभी भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया, वो अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाया करते थे। यही नहीं, एक बड़ी पार्टी में उन्होंने अपने जनरल जियाउल हक को मेरा बंदर कहकर अपमानित किया था। भुट्टो जिया खान को लेकर इतने बेफिक्र थे कि उन्होंने टिक्का खान से कहा था कि अगर कोई दूसरा सैनिक प्रमुख होता तो वो कानून और व्यवस्था का बहाना बनाकर अब तक सत्ता पर कब्जा कर चुका होता। और फिर 7 घंटे बाद जिया ने वही किया। गिरफ्तार किए जाने के बाद भुट्टो पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मोहम्मद अहमद खान कसूरी की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया। सरकारी गवाह महमूद मसूद ने गवाही देते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें कसूरी की हत्या करने का आदेश दिया था। इसी केस में भुट्टो को फांसी हुई, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। उनकी बदौलत अपने आखिरी दिन उन्हें जेल में बिताने पड़े। जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तब ब्रिगेडियर राहत लतीफ़ रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे। राहत लतीफ़ के मुताबिक फांसी के एक दिन पहले तक भुट्टो इसे लेकर आश्वस्त थे कि किसी को भी उन्हें फांसी देने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन साल 1979 में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। यही नहीं, उनकी दया याचिका पर भी जियाउल हक ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और इस तरह से भुट्टो को फांसी हो गई। उनके बाद दोस्तों उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि उन्होंने भी भुट्टो के नाम को लेकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की और उन्होंने भी कश्मीर को अपना मुद्दा बनाया, जैसे कि पहले भुट्टो ने किया था। इसी वजह से बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की पीएम रही, पहली बार 1988 से 90 और उसके बाद 93 से 96 तक। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए आज़ादी 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 का नारा भी लगाया। लेकिन 27 दिसंबर 2007 को एक आत्मघाती हमले में उनकी भी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए आर्मी ने यह षड्यंत्र रचा था। इसकी वजह यह थी कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार पीएम तो बनी थी, लेकिन फौज ने उन पर भरोसा नहीं किया और भ्रष्टाचार के आरोपों की मदद से सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो तीसरी बार पीएम बनने के लिए प्रचार कर रही थी। एक दशक बाद साल 2017 के आसपास पाकिस्तान के तानाशाह जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि शायद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट शामिल था। अब दोस्तों पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है मुल्क की फौज। तो अगर आज की डेट में देखें तो बिलावल भुट्टो वही 2 बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो पाकिस्तान के 2 प्रधानमंत्रियों यानी उनके नाना और उनकी मां ने की। पहला, आर्मी का सहारा लेना या आर्मी का खूब साथ देना, और दूसरा कश्मीर के मुद्दे पर जोर शोर से आगे आना। पाकिस्तान में सेना की जैसी पकड़ है वो अपने आप में काफ़ी है किसी भी तरह की राजनीति को एकदम से पलट देने में। बिलावल के कामों को देखकर लगता है कि वो अभी भी अपने परिवार के साथ हुए सलूक से कुछ सीख नहीं पाए हैं। पाकिस्तानी सेना के आला लोगों ने हर उस परिंदे के पर काटे हैं जिसने उनकी पहुंच से ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश की। आज की तारीख में असीम मुनीर के लिए बिलावल अच्छे वजीर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि मुनीर भी पक्के पाकिस्तानी सैनिक हैं जो पर काटना सीख कर ही उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी बिलावल भुट्टो के पर कतरे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सेना की लाइन से आगे जाकर वो भाषण दे रहे हैं, इंटरव्यू में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग भी की है पहले,
उस तरह से उनका मामला कभी भी बड़ी खबर बन सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इतिहास की ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts on Let's